हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज का ये लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी पीएचडी करना चाहता है या फिर जिसने ये राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसने भी दिया है, उनकी कल लिस्ट लगने वाली है कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो कल जो लिस्ट लगेगी उसमें उन सभी का नाम होगा जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया है एंड इंटरव्यू कॉलिंग के लिए उनका नाम आया है। ठीक है, तो कल जैसे ही वहाँ पे लिस्ट अपलोड होती है साइट पे, हम आपके लिए ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे। आप भी चेक कर लीजिएगा कि कल किस टाइम तक आपकी अपलोड होती है, देख लेंगे। तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चंस आए हैं, एक तो स्टूडेंट्स का डाउट है कि हम इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करें, इंटरव्यू के टाइम पे हमें प्रेजेंटेशन तैयार करनी है या फिर नहीं करनी है। ठीक है, और एक ये है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, रिजल्ट के लिए तो सिंपल सा है आपके लिए आंसर कि कल आपकी लिस्ट लग जाएगी कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन वहाँ पे एलिजिबल हुआ है। ठीक है, और बात रही आपकी प्रेजेंटेशन की, तो साइट पर जो भी इन्होंने नोटिफिकेशन, जो भी यहाँ पे इन्होंने पीडीएफ अपलोड की है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। ठीक है, हम आपको यहाँ पे दिखा भी देंगे हर एक चीज़, और हम यहाँ पे बताएंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप मत करना। एक एक पॉइंट हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। ठीक है, मेन डाउट आपका यही है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे ऑफिशियल साइट पर आते हैं, ऑफिशियल साइट पर आते ही स्क्रॉल डाउन यहाँ पे देखिए, आपको ये पीएचडी सेट 2023 टू 24 आपको ये मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट डेट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहीं पे आ जाइए। देखिए, जैसे ही आप पीएचडी सेट पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा, और यहाँ पे देखिए एक आपके सामने है इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड सेकंड आपके पास क्या है, इम्पोर्टेंट डेट। तो जैसे ही आप इम्पोर्टेंट डेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट डेट में आपके सामने आ जाएंगी। एग्ज़ाम आपका हो चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका हो चुका है, 30 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम था। उसके नीचे ही देखिए जो 6th पॉइंट है, 6th पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फॉर इंटरव्यू 15 मई। ओके, यानी कि 15 मई, आज 14 मई है, कल 15 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा जो भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगी। ठीक है, अब उसके बाद 7th पे इन्होंने रखा है कि इंटरव्यू की डेट आपकी होने वाली है वो कब है, 25 मई टू 10 जून तक आपकी इंटरव्यू डेट रहने वाली है। फाइनल रिजल्ट आपका 25 जून को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जो कल आपकी लिस्ट लगने वाली है वो फाइनल रिजल्ट नहीं होगा, वो इंटरव्यू कॉलिंग के लिए आपकी लिस्ट लगने वाली है कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन क्वालिफाई हुआ है। फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो फाइनल रिजल्ट आपका 25 जून को आएगा। उससे पहले आपका इंटरव्यू भी होना है। ठीक है, इंटरव्यू इन्होंने रखा है 25 मई टू 10 जून तक, सीट काफ़ी है तो आपका जो इंटरव्यू है वो भी काफ़ी दिन चलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार तो हम कल ही देख लेते हैं कि किस किस बच्चे का वहाँ पे नाम आता है। ठीक है, अब उसके लिए अब एक और है कि हमें इंटरव्यू के टाइम पे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, पीपीटी तैयार करनी है या फिर नहीं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक तो आपके सामने क्या था ये। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल पर आप क्लिक करोगे, इंस्ट्रक्शन मैनुअल पर क्लिक करते ही आपके सामने ये कंप्लीट पीडीएफ ओपन होगी। और अब इस पीडीएफ में हम डायरेक्ट कहाँ पे चलते हैं, जो भी आपका इंटरव्यू होना है उसका क्या क्राइटेरिया है, और एक जो आपकी लिस्ट लगने वाली है वो किस बेस पे लगेगी। क्योंकि कुछ हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जैसे जेआरएफ वाले थे तो उनका भी तो नाम आएगा। तो यहाँ पे देख लेते क्या क्राइटेरिया है। आप यहाँ पे नीचे आ जाइए और वहाँ पे आपको ये देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साफ साफ, इंटरव्यू क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन एकेडमिक स्कोर, जेआरएफ, नेट, गेट, सीट, टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन पीएचडी एडमिशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरव्यू क्राइटेरिया आपका होने वाला है, यानी कि इंटरव्यू के लिए जो बुलाए जाएंगे वो किस बेस पर होंगे, जो आपका एकेडमिक स्कोर है वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, कल आपकी जो लिस्ट लगने वाली है तो वहाँ पर आपका एकेडमिक स्कोर भी देखा जाएगा कि क्या एकेडमिक स्कोर है आपका, और आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, गेट है, नेट है, जेआरएफ है, जो भी एग्जाम है, और उसके साथ जो टीचिंग एक्सपीरियंस आपका है, तो वहाँ पे हर एक चीज़ के मार्क्स आपके वहाँ पे लगेंगे। ठीक है, उसी के बेस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम
इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद जो फाइनल आपकी लिस्ट बनने वाली, ये मत सोचना कि मतलब 70% का आपका एग्जाम हो गया तो 30% आपके ओनली इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के, वो उसके नहीं है। 15 मार्क्स आपके एकेडमिक स्कोर के हैं एंड 15 मार्क्स आपके वो है जो वहाँ पे क्वेश्चन पुटिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ग्रेजुएशन है, अब हम मार्क्स देख लेते हैं कि किसको कितने मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट यहाँ पे देखिए जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपने 3 ईयर बैचलर डिग्री कर रखी है, ठीक है, अगर आपकी 3 ईयर बैचलर डिग्री है या फिर 4 ईयर भी है, इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, अगर आपके 80% या फिर अबो 80% है देन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे ग्रेजुएशन में। आपके अगर 60 to 80% है देन आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके 50% टू 60% तक है देन आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम जिसने कर रखी है, तो अगर 90% या फिर 90% से अबो है देन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। आपके 85 to 90% है देन आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब उसके बाद है अगर आपके 75% है और अगर SC ST OBC है उसके लिए इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन दिया है अगर आपके 70% है, ठीक है, या फिर EWS है या फिर ओके अगर आपके 75 to 85% है देन आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। अगर आपके पास 2 ईयर मास्टर डिग्री है देन आपको 80% या फिर अबो 80% के लिए 3 मार्क्स आपको मिलने वाला है। 60 to 80% के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 55 to 60% के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएशन भी 1 ईयर की जिन्होंने कर रखी है, तो 1 ईयर के लिए इन्होंने रखा है कि इफ़ 80% या फिर अबो 80% है देन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके 60 to 80% है देन आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका 55 to 60% है देन आपको 1 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। अब अगर किसी ने एमफिल कर रखी है, ठीक है, अब एमफिल के भी मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अगर किसी ने एमफिल कर रखी है तो अगर आपके 60% या फिर अबो 60% है तो आपको आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है अगर 55 to 60% है देन आपको 1 मार्क्स से मिलेगा, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा कि अगर SC ST OBC है उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओके। अब उसके बाद देखिए अगर आपके पास वैलिड फेलोशिप स्कॉलरशिप इन UGC नेट, UGC CSIR नेट, गेट सीड, तो उसके लिए यहाँ पे मार्क्स रखे गए हैं 7 मार्क्स और ये मैक्सिमम है, ठीक है। अगर आपके पास नेट स्लैट है, नेट स्लैट कहाँ का, यूपी, तो उसके लिए 1 मार्क्स रखा गया है। 6th आपके पास है अगर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास है तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम 6 मार्क्स मिलेंगे और 1 ईयर के यहाँ पे 3 मार्क्स इन्होंने बोला है। अब एक चीज़ और इन्होंने बोल दी, अब ये मत समझना कि हमारे पास JRF है, नेट है, टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, तो ऐसे तो हमारे पास ये 14 मार्क्स हो गई है ना, तो ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम मार्क्स इन तीनों को मिला करके 4, 5 और 6, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 7 ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे नीचे इन्होंने मेंशन भी कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे देखिए ए जो है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लिखा है अगर आपके पास वैलिड फेलोशिप स्कॉलरशिप इन UGC नेट, UGC CSIR नेट, गेट सीड, मैक्सिमम मार्क्स आपको 7 यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब उसके बाद क्या है कि अगर 4 + 5 + 6, अगर हम यहाँ पे 4, 5, 6 अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो इन तीनों को मिला करके भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम 7 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 7 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 3 मार्क्स ये हो गए, 3 ये हो गए एंड यहाँ से 3 आपके पास ये हो गए और 3 15 एंड यहाँ पे 17 और यहाँ से आपके पास कितने हो जाते हैं ये आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे 7 ही मिलने वाले हैं, ठीक है, अगर 4, 5 + 6 को हम ऐड कर देते हैं, ओके। अब उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, ओके। अब बात कर लेते हैं हम इंटरव्यू की। अब यहाँ पे देखिए जो भी जिनके भी मन में ये क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन होगी या फिर नहीं, PPT तैयार करनी है या फिर नहीं, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन कर रखा इन्होंने कि PPT तैयार करनी है। जहाँ पे हमें PPT लेके जानी होती है वहाँ पे वो अलग से मेंशन भी कर देते हैं कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको PPT लेके आनी है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ इन्होंने। देखो इंटरव्यू, एकेडमिक स्कोर, JRF नेट, गेट सीट, टीचिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे इनके मैक्सिमम मार्क्स आपको 15 मिलने वाले हैं
एंड यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कैंडिडेट 15 मार्क्स इसके, यानी कि एकेडमिक स्कोर जो आपका होगा 15 मार्क्स आपके वो हो गए। एंड जो भी आपका वहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग होगी 15 मार्क्स आपके ये, तो 30 मार्क्स तो आपके ये हो जाते हैं टोटल। एंड 70 मार्क्स का आपका जो एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पे 70 + 30 100 का यहाँ पे टोटल हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यानी कि जो एकेडमिक स्कोर है 15 होने चाहिए टोटल, है ना। तो यहाँ पे ये हो गए 3 3 3 और ये यहाँ पे 15, है ना। तो 15 तो आपके ये यहीं पे हो जाते हैं। ठीक है, तो 15 मार्क्स इन्होंने ये रखे हैं। एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कैंडिडेट 15 मार्क्स यहाँ पे ये रख दिए इन्होंने। ओके, तो टोटल यहाँ पे 30 मार्क्स इन्होंने बनाई है। एक टाइप से अगर हम समझे एकेडमिक स्कोर प्लस जो आपका वहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, 30 मार्क्स इन्होंने टोटल कर दिए हैं। 70 आपके वहाँ पे जो रिटन टेस्ट हुआ था तो वो हो जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है कि वहाँ पे 50% तो आपको लेने ही थे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं 50% आपके कंपलसरी वहाँ पे थे, है ना। 50% आपके वहाँ पे कंपलसरी थे। एंड जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45% था, है ना। तो यहाँ पे ये डाउट क्लियर हो गया होगा। पीपीटी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। अब बात आ जाती है कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम देख लेते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। हम बहुत ही अच्छे की पॉइंट यहाँ पे आपको बताएंगे कि जो कि आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पे की पॉइंट फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, कि हमें इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब ये तो आपको पता चल गया होगा कि जो फाइनल रिजल्ट आपका आने वाला है, फाइनल रिजल्ट तो आपका आएगा 25 जून को, 25 जून 2024 को। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट है। और अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए लिस्ट आपकी लग जाएगी कल। ठीक है, यानी कि 15 मई 2024 को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम किस टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हैं। आपको खुद को ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि मेरा रिसर्च इंटरेस्ट एरिया क्या है, मेरे को कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है जिसमें मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, मेरा कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा टॉपिक है। ठीक है, आपका एक सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसे टॉपिक होंगे जो कि आपको अच्छा लगता होगा। ठीक है, तो आप उसी में रिसर्च करना चाहोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उधर कोई एग्जाम दिया और आपने पास कर लिया तो हो गया रिसर्च, ऐसा नहीं है। देखिए वहाँ पे रिसर्च आपको करना है, न्यू वर्क आपको वहाँ पे करना है, तो आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो आपको ये पता होगा कि मेरा ये टॉपिक है, इसी में मेरे को वहाँ पे रिसर्च करना है। तो जब आप वहाँ पे इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले तो आपको वो इंट्रोड्यूस यूवर सेल्फ, है ना। सबसे पहले तो आपको खुद का ही इंट्रोडक्शन वहाँ पे देना है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, इंट्रोड्यूस यूवर सेल्फ। अब ये आप देख लेना कि आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है। सबसे फर्स्ट तो आपका ये है, इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही होता है, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओ, है ना। अब सेकंड जो मेन की पॉइंट यहाँ पे है, सेकंड जो वहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, मेरे को जब है ना मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि हम मेरे से क्या क्या पूछा गया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। देखिए इंट्रोड्यूस यूवर सेल्फ ये मैक्सिमम हर इंटरव्यू में ही पूछा जाता है। अब बात आ जाती है रिसर्च की, है ना। अब ये नहीं होगा कि वहाँ पे आपसे धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे और कुछ भी पूछेंगे वो, क्योंकि वहाँ पे जो फैकल्टी बैठी हुई है वो एक अलग अलग टॉपिक के प्रोफेसर वहाँ पे बैठे होते हैं। और ये आपको भी पता होगा हर एक टॉपिक की नॉलेज नहीं होती, वो उनको भी पता है कि एक बच्चे को हर एक टॉपिक की नॉलेज नहीं होती, इसीलिए वो हमसे पूछते हैं कि आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है वो क्या है। ठीक है, तो सेकंड आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन यूर रिसर्च इंटरेस्ट एरिया, डिफाइन यूर रिसर्च इंटरेस्ट एरिया। ओके, जब आपसे वो कहें कि आप अपना रिसर्च इंटरेस्ट एरिया डिफाइन कीजिए तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। एक मिनट,
ओके। तो जब भी आपसे कहा जाए कि आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है उसको डिफाइन कीजिए, आपको पता होना चाहिए, पहले से ही आपका फिक्स होना चाहिए। ये मत करना कि आप वहाँ पे जाके और उनके सामने बैठ के आप सोचो कि मेरा क्या है इंटरेस्टेड, ठीक है, मेरा कौन सा टॉपिक इंटरेस्टेड है। कहीं आप ये कहो कि मैं तो ये भी कर लूँगी, मैं तो ये भी कर लूँगी, मैं तो ये भी कर लूँगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हमें बहुत ही डीप में जाना होता है जब हम रिसर्च करते हैं, है ना। तो आप वहाँ पे कोई भी एक टॉपिक लेकर के जाओगे कि मेरा यही है एक इंटरेस्टेड एरिया, और उससे भी मेन थिंग यहाँ पे ये है कि मान लो आपका ये तो फिक्स है कि मेरा ये है मतलब इंटरेस्टेड टॉपिक जिसमें मेरे को पीएचडी करनी है। अब आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या उस टॉपिक में वहाँ पे पीएचडी होती है। कई बार क्या होता है कि हमारा तो फिक्स हो जाता है कि हाँ मेरा ये टॉपिक है, बट हमें क्या मिलता है, कई बार वहाँ पे उस टॉपिक की फैकल्टी ही नहीं मिलती वहाँ, और हम पे थोपा जाता है फिर कि हाँ इसी टॉपिक में करो पीएचडी, और हमें मजबूरन वो लेना भी पड़ जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि जब हम मतलब उधर गाइड की तरफ से हेल्प ना मिले तो हम फंस जाते हैं, है ना। जब हमें वहाँ पे हेल्प नहीं मिलती गाइड की तरफ से तो हम वहाँ पे फंस जाते हैं और हम फिर कुछ नहीं कर पाते, ज़बरदस्ती हमें वो पकड़ के रखना पड़ता है ना। और फिर परेशान होते क्योंकि हमें तो उसकी नॉलेज ही नहीं है ज़्यादा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है उसी टॉपिक को सामने रखना, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए, आप अच्छे से उसको परस्यू कर सको, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका डिफाइन यूर रिसर्च इंटरेस्ट एरिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आती है बात, आपने यहाँ पे ये तो आपका फिक्स कर लिया कि जो रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है वो क्या है, ठीक है। अब अगर प्रेजेंटेशन हमें बनानी होती है तब भी हम यही करते हैं, ठीक है, तब भी हम यही करते हैं, अपना जो इंटरेस्टेड टॉपिक है हम उसी की प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और याद रखना जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें जो जो भी हमने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है और कहाँ पे यूज होता है, क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, ओके। और वो हमने नीचे हमें उसका रेफरेंस भी देना होता है कि किस बुक से हमें लिया है, किस रिसर्च पेपर से हमने वो उठाया है, ठीक है, वो सब हमें वहाँ पे देना होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हमें वहाँ पे देने होते हैं एंड हमें मतलब पता होना चाहिए जो भी हमने वहाँ पे टॉपिक रखा है रियल लाइफ में उसका क्या यूज है, ठीक है। ये ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, पीएचडी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और वहाँ पे आपके टॉपिक के एडवांटेज डिसएडवांटेज रियल लाइफ में क्या यूज है ये तो बिल्कुल ही कॉमन से क्वेश्चन है, वो पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका ये फिक्स हो गया कि हाँ मेरा ये टॉपिक है जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, ओके। अब क्या होगा कि आपने मान लो वहाँ पे नाम ले दिया कि मेरा तो जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, आपने यहाँ पे बोल दिया कि जो मेरा जो इंटरेस्टेड टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ठीक है। अब आपने ये तो बोल दिया कि मेरा जो इंटरेस्टेड टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैं इसी में पीएचडी करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। तो अब क्या होगा कि उस फैकल्टी में जो भी वहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो प्रोफेसर्स होंगे, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पीएचडी करवा रहे होंगे, तो अब उनकी तरफ से क्वेश्चंस पुट होने आएंगे। अब उनकी तरफ से क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि वही ज़्यादा जानते हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस टीचर हैं जिन्होंने काफ़ी पीएचडी करवा रखी है, ठीक है, अब उनकी तरफ से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डीप के क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि ये चीज़ उनको भी पता है ये पीएचडी में अभी एडमिशन लेने के लिए आया है, ना कि इसने रिसर्च कर रखा। तो वहाँ से अब बेसिक क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बोल दिया, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर आपसे वो कहे, देखो बिल्कुल ही मैं यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आपसे करूँगी कि अगर आपसे वो कह दे कि व्हाट इज़ डोमेन, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कर दिया व्हाट इज़ डोमेन। अगर अब है ना आपको देखने में ये बहुत ईजी लगेगा, है ना, कि डोमेन तो सबको पता है कि क्या होती है, लेकिन आपको एक चीज़ का भी पता होगा कि डोमेन यहाँ पे रियल में अलग होती है और कॉम्प्लेक्स में अलग होती है। ये है जो बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। लेकिन हमने क्या कहा है कि मेरा तो इंटरेस्टेड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो हमें रियल की तो बात ही नहीं करनी। तो हमसे डोमेन किसकी पूछी गई है, वो कॉम्प्लेक्स की पूछी गई है, ठीक है। तो अब हम कैसे डेफिनेशन देंगे, अब देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन उठ के आएंगे। अब जैसे ही आप डोमेन की डेफिनेशन यहाँ पे देने लगोगे, अब मान लीजिए आपने डोमेन की डेफिनेशन दे दी कि जी डोमेन तो क्या होती है कि ओपन प्लस कनेक्टेड, आपने इतना बोल दिया कि ओपन प्लस कनेक्टेड,
आपको ये पता है कि डोमेन क्या होती है कॉम्प्लेक्स में, ओपन प्लस कनेक्टेड। अब उसकी तरफ से दूसरा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए जो अदर साथ में फैकल्टी बैठी है उनकी तरफ से क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज ओपन सेट, यहीं से, ठीक है, व्हाट इज ओपन सेट। अब ये भी किसकी बात है, ये भी आपकी कॉम्प्लेक्स की ही बात हो रही है। अब यहाँ पे ये रियल की बात नहीं करनी, यहाँ पे भी ये कॉम्प्लेक्स की बात हुई है, ठीक है। अब ओपन सेट क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे। अब मान लीजिए आपने ओपन सेट को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जी ओपन सेट क्या होता है। ओपन सेट क्या होता है, इफ एवरी पॉइंट जेड ऑफ ए सेट एस इज एन इंटीरियर पॉइंट देन एस इज सेट टू बी एन ओपन सेट, है ना। या फिर आप ये कह दो कि ए सेट इज ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए आपने ये डेफिनेशन दे दी, मान लीजिए आपने डेफिनेशन यहाँ पे दे दी ओपन सेट की, ए सेट इज ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब यहीं पे क्वेश्चन बन गया व्हाट इज नेबरहुड। अब यहीं से फिर से क्वेश्चन आ गया व्हाट इज नेबरहुड। तो इसीलिए मैंने ये कहा आपसे कि जब भी आप, अब मैंने देखो कुछ नहीं किया यहाँ पे, आपने सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बोला तो उसी में से सिर्फ यहाँ पे मैंने कहा कि डोमेन क्या होती है, डोमेन की डेफिनेशन से निकल गया ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट की डेफिनेशन से निकल गया नेबरहुड क्या होता है ना। तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन वहाँ पे पुट होंगे तो सोच समझ कर वहाँ पे अपना इंटरेस्टेड टॉपिक रखना है आपको, कोई वो अलग वे में नहीं लेके जाएंगे, जो आप वहाँ पे बोलोगे उसी में से क्वेश्चन पुट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा सोच समझ के आपको वहाँ पे अपना इंटरेस्टेड टॉपिक रखना है, उसी में से फिर क्वेश्चन पुट होंगे। और क्योंकि उनको यही देखना होता है कि जो इसका इंटरेस्टेड टॉपिक है उसकी नॉलेज है या फिर नहीं, और वहाँ पे बेसिक नॉलेज ही देखी जाती है, कोई एडवांस नॉलेज वहाँ पे नहीं देखी जाती, ठीक है। एडवांस वर्क तो हमें रिसर्च ही करना होता है, तो वहाँ पे बेसिक नॉलेज आपसे देखी जाएगी कि ये रिसर्च को कंटिन्यू कर भी पाएगा या फिर नहीं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे अपना जो रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है वो डिफाइन करना है और बहुत अच्छे से वहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो मेन तो आपका यही हो जाता है कि आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है वो क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेन है, ओके। एकदम क्लियर डेफिनेशन आपको आनी चाहिए जो भी वहाँ पे आप रखो, और अगर आप पीपीटी तैयार कर भी रहे हो तो जो भी आप वहाँ पे लिखो उसकी हर एक लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एकदम क्लियर डेफिनेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट रख लेते हैं। अब आपने बता दिया कि मेरा तो इंटरेस्ट एरिया है ना इस टॉपिक में है, अब वो पूछेंगे कि जो भी आपने ये टॉपिक लिया है इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यूज आपको पता होना चाहिए क्या है एडवांटेज एंड ओके, ये आपको पता होना चाहिए। रियल लाइफ में उसका क्या यूज है वो आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है कि जो भी अप्लाइड के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो इजीली बता देंगे कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, बट जो प्योर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है ये बताना कि रियल लाइफ में उसका क्या यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब एक और हेल्प आपको कहाँ से मिल सकती है, एक और हेल्प आपको कहाँ से मिलेगी, इस पर स्टार लगा लीजिए। ये तो काम आपको सबको करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गो टू वेबसाइट, आपको वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। जहाँ पे आपको रिसर्च करना है वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे क्या करना है आपको, फैकल्टी आपका जो डिपार्टमेंट है वो सर्च करना है, आपका जो डिपार्टमेंट है वो सर्च करना है। उसके बाद जो रिसर्च वाला वहाँ पे एक मिलेगा कॉलम, वहाँ पे आपको जाना है अपने डिपार्टमेंट में। मान लीजिए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, उसके बाद मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आपको रिसर्च पर जाना है। अब रिसर्च में आपको ढूंढना है कि किस किस टॉपिक में यहाँ पे रिसर्च हो रहा है। अब उस टॉपिक में आपको क्या ढूंढना है कि आपका टॉपिक कौन सा है,
ठीक है। अब आपका जो टॉपिक है उन टॉपिकों में किस किस टॉपिक पर वो रिसर्च हुआ है, मेन क्वेश्चन सुपरवाइजर की तरफ से, प्रोफेसर की तरफ से यहीं से आते हैं। क्योंकि जिस भी टॉपिक में वो पीएचडी करवा रहे हैं या फिर पीएचडी करवा चुके हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वो वहीं से पुट आउट करते हैं। आप ऐसे ही आपका जो टॉपिक नहीं है, मान लीजिए ठीक है, आपका कोई फिक्स टॉपिक नहीं है, तब भी आप ये हेल्प ले सकते हो कि वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में या फिर उस यूनिवर्सिटी में या फिर उस कॉलेज में जिस टॉपिक में पीएचडी हो रही है, तो आप उनको सर्च कीजिए कि किस किस टॉपिक में वहाँ पे पीएचडी चली हुई है या फिर किस टॉपिक में पीएचडी हो चुकी है। उनसे रिलेटेड आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे टाइटल देखना है। ठीक है, पेपर का टाइटल क्या है, ठीक है, पेपर का टाइटल क्या है आपको ये देखना है। उस टाइटल का जो नाम है उसमें जो बेसिक सी डेफिनेशन है वो आपको करके चली जानी है कि ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, टाइटल आपको देख लेना है। ओके, अब उसके बाद क्या है, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका टॉपिक है ना, रिसर्च टॉपिक जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक बार वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करो कि वहाँ पर आप जिसमें पीएचडी करना चाहते हैं उस पर वर्क चला भी हुआ है या फिर नहीं। अगर वर्क वहाँ पे है तो किस टॉपिक में वर्क चला हुआ है। ओके, अब उसके बाद जो फिफ्थ हो गया, उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट पे आ जाती कॉन्फिडेंस। ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो सबसे ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस। कुछ बार क्या होता है कि हमें नॉलेज तो वहाँ पे कंप्लीट होती है लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस एकदम लो होता है और उससे यही लगता है आगे अपने सामने जो बैठे हैं कि इसको कुछ नहीं आता। ठीक है, लेकिन हम हड़बड़ाहट में कॉन्फिडेंस को लो कर देते हैं और हम वहाँ पे आंसर भी नहीं दे पाते जबकि हमें आंसर पता होता है। तो कॉन्फिडेंस को एकदम हाई रखना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका लो नहीं होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस आपका कब आएगा, कब आएगा कॉन्फिडेंस आपका, जब आपका रिसर्च इंटरेस्ट एरिया आपका फिक्स हो और उसमें जो आपने पुट करे हैं, जो उसमें क्वेश्चन डाले हैं, उनके आंसर आपको आने चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका कहाँ से आता है, यूअर रिसर्च इंटरेस्ट एरिया फिक्स होना चाहिए प्लस क्वेश्चन एंड आंसरिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, अब उसके बाद बात आ जाती है, मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। ये होता है ठीक है, ये मत सोचना कि हम इंटरव्यू में गए और हमसे तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो अब हमारा तो क्या होगा। ये हर किसी के साथ होता है। ठीक है, कोई नहीं होता ऐसा जो कि हर क्वेश्चन का आंसर दे दे अंदर जाके। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फैकल्टी जो बैठी होती है वो सिर्फ आपके टॉपिक की नहीं बैठी होती। ठीक है, अदर टॉपिक्स भी वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और उनकी तरफ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्टेड टॉपिक वो है ही नहीं, हमने उसके बारे में रीड नहीं किया, तो हम कैसे बता पाएंगे उसका आंसर। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको क्या कर देना है, उस टाइम पे आपको करना है सॉरी सर आई डोंट नो, या फिर मैं सॉरी सर मेरे को इसके बारे में नहीं पता, मैं देख लूँगी। ठीक है, मैं पता कर लूँगी या फिर जो भी। ठीक है, लेकिन उसमें आपको मतलब कोई एग्रेसिव नहीं होना है। ठीक है, हेजिटेट नहीं होना है। ओके, ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी ठीक है, अगर आपका मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको कॉपी पेन की ज़रूरत पड़े, बोर्ड की ज़रूरत पड़े, तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे, आपको कोई एग्जांपल दे देंगे या फिर कोई इक्वेशन लिखने को बोल देंगे। ठीक है, अगर आपसे कहें कि यू गो ऑन बोर्ड, ठीक है, अगर आपसे ये कह दे कि यू गो ऑन बोर्ड, ठीक है, जब भी आप बोर्ड पर जाओ तो क्या चीज़ याद रखनी है आपको, क्या याद रखना है यहाँ पे जाके, हेजिटेट नहीं होना। हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं होना है, नॉर्मली वे में वहाँ से उठ करके जाना है बोर्ड की तरफ आपको, और जो भी वो कहें उससे रिलेटेड अगर आपको आता है तो वो अच्छे से एक्सप्लेन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, नो हेजिटेशन, प्लस गुड एक्सप्लेनेशन आपकी होनी चाहिए वहाँ पे। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
है ना, रखोगे अच्छे से याद। अब यहाँ पे देखिए जो ये 7 की पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर एक की पॉइंट को माइंड में बैठा लीजिए, हर एक की पॉइंट पर आप वर्क कीजिए। अभी आपके पास है इंटरव्यू के लिए टाइम, ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप अच्छे से एक्सप्लेन वहाँ पे कर पाओ जितना भी आपको आता है। देखो मैं ये नहीं कहती कि अब आप कुछ नया सीखने की कोशिश करो, नया नहीं कहा मैंने, आपको जितना आता है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करो, उसमें कोई डाउट आपको ना हो, ठीक है। जब आपको ही कोई डाउट नहीं होगा तब भी आप वहाँ पे जाके एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर आपको ही डाउट है, आपको ही नहीं पता, अगर आपके ही माइंड में ये क्वेश्चन है ये सही है या फिर गलत, कई बार क्या होता है हम बोल देते हैं, वो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, हम आंसर दे देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये सही है या गलत। हम खुद डाउट में होते हैं, ठीक है, कि ये सही होगा कि गलत होगा। तो ऐसा डाउट आपको नहीं रखना है, एकदम श्योर आपको हो जाना है कि हाँ यही है इसका आंसर। चाहे बेशक आपको कम आता हो पर एक्सप्लेनेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन आपकी होनी चाहिए। बेशक आपको कम आता हो लेकिन एक्सप्लेनेशन आपकी अच्छी हो, ठीक है। तो ये थे आपके जो मेन की पॉइंट थे, ये आपको याद रखने हैं। और जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो तो आपका 25 जून को आएगा, बट कल आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू किस किस का होगा। और जो इंटरव्यू की डेट यहाँ पे रहने वाली है वो आपकी कब तक रहेगी, 25 मई 2024 टू 10 जून 2024, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहे कि कब आपका इंटरव्यू है। अगर कुछ और हमें पता चलता है इंटरव्यू के बारे में कि पीपीटी तैयार करनी है या फिर नहीं, हम ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे, बट अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है कि हम पीपीटी बनाएंगे तो यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो आपको पीपीटी बनानी। और है ना, पीपीटी बनाते टाइम याद रखिएगा ज़्यादा पेज की पीपीटी नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा पेज की पीपीटी नहीं होती। और अगर आपका सब्जेक्ट अप्लाइड है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी, ओके, ठीक है। चलिए, तो अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम ज़रूर वहाँ पे आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।